कड़वक के सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। परिचय कर लिया लेखक का, हिंदी अर्थ कर लिया, बताओ सारांश कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करूंगा। और ये पांचों चीज़ हर चैप्टर में कराता हूँ, ठीक है, जो 5 चीज़ मैंने अभी बोला। और अगर आपको PDF चाहिए पूरा हर चैप्टर का, ये पांचों चीज़ का, और इससे बाहर तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता, 99 नंबर ला लोगे। 99 रुपये का फुल कोर्स है, जाके आराम से पढ़ लो और PDF भी टोटल मिल जाएगा। अगर इतना रुपया सिर्फ खर्चा करते हो तो केवल PDF मिलेगा। जाओ ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो, जो भी मन करे वो करो। लेकिन कुछ फ्री में मटेरियल है, उससे तो पढ़ लोगे अगर मान लो तुम्हारा मन ना कर रहा है कोर्स लेने का। लेकिन ले लेते हो तो भाई तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। क्या है? अरे भाई मज़े ही मज़े। चलो प्रश्न उत्तर आज करेंगे और पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है मेरे भाई? हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है ना। कवि के पास एक आँख था ना, बाई आँख नहीं था, याद है ना। चलो, कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। अतः कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से की है। तो ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटिव कुछ भी आ जाएगा, बता दोगे। कवि का कौन सा आँख नहीं था, किस वाक से वंचित थे? बाएं आँख से। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना किससे कर दी है? दर्पण से कर दी है। कवि की जो आँख है किसकी प्रतीक है? तो स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। तो 3 ऑब्जेक्टिव ही करा दिया यार, इस तरह से कौन बताएगा तुम्हें, बताओ। तो डिटेल में पढ़ना है। आप लोग सब्सक्राइबर देखते हो किसी का, है ना, और देखते हो व्यूज़ कितना आ रहा है, उसके अनुसार उसका कोर्स लेते हो। 1000 वो लूटता है आपसे, अंदर कुछ नहीं देता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा के छोड़ देता है, वहीं यूट्यूब वाला वीडियो चिपका देता है। तो भाई यार डिटेल में पढ़ो, आपका भाई है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। दूसरा सवाल है, पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है मेरे भाई? तो देखो इसका आंसर क्या होगा। कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों में उपयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है। किस शब्दों में? कलंक, कांच और कंचन, ये 3 शब्दों में अपने विचारों को उसने प्रकट कर दिया है मेरे भाई। कलंक शब्द का चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं, यानी कलंक के बारे में वो बताते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी संसार को रोशनी देता है, अर्थात उस रोशनी के आगे धब्बा कोई मूल्य नहीं रखता। अतः गुणवान में अगर कुछ अगुण हो जाए तो उसे गुण के आगे अगुण भी छिप जाता है। यानी कहते हैं कि चंद्रमा में काला काला धाब है, माने धब्बा है, फिर भी वो पूरे संसार को रोशनी दे रहा है। तो एक इंसान में अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है मेरे भाई, चंद्रमा के समान। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे अंदर कुछ बुराई है और बहुत ज़्यादा अच्छाई है, तो जो बुराई है वो दब जाता है। समझ में आ गया ना। चलो, और अभी हम लोगों ने सिर्फ किसके बारे में मेरे भाई जाना? कलंक शब्द के बारे में जाना, कि इंसान पे कलंक कैसे लगता है, तो उससे बचा कैसे जाता है। ठीक है, चलो। और अगला हम लोग कांच समझेंगे, फिर कंचन समझेंगे, ठीक ना। तो कांच शब्द का प्रयोग करते हुए कवि लेखक कहते हैं, किसका? कांच शब्द का प्रयोग करते हुए, जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर, है ना, क्या कर, तांबा कर उसमें असली सोना में बदला जाता है। यानी कि कच्चा सोना को गलाकर तांबा फिर सोना बनाया जाता है मेरे भाई। उसी प्रकार इंसान को बिना संघर्ष, त्याग और तपस्या के श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिलती। जब तक इंसान एक कड़ी मेहनत नहीं करता, पूरी की पूरी मेहनत नहीं करता मेरे भाई, संघर्ष नहीं करता, तपस्या नहीं करता, तब तक उसको सफलता नहीं मिलता है। तो इससे वो कांच शब्द के बारे में बताते हैं कि जैसे सोना मेरे भाई, कच्चा सोना को पिलाकर एक अच्छा सोना बनाया जाता है, उसी तरह से एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, है ना, तब वो इंसान जाके एक योग्य इंसान बनता है। क्लियर है। तो कांच शब्द का भी मतलब आपको पता चल गया। और आगे कंचन शब्द का अर्थ बता देता हूँ। किसका? कंचन शब्द का। ध्यान से देखो, कंचन शब्द का अर्थ प्रयोग करते हुए लेखक यह कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया था, यानी शंकर जी के त्रिशूल से मारा गया था तो सुमेरु पर्वत सोने का हो गया था और सबसे ऊंचा हो गया था। ठीक है, वैसे ही सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। मान लो एक बहुत बुरा इंसान है और एक अच्छा इंसान है, तो बुरा इंसान अगर अच्छा इंसान के साथ रहने लगा तो वो भी एक दिन अच्छा बन ही जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब ये मत कहना कि अच्छा इंसान बुरा बन जाता है, अरे नहीं भाई, रिलैक्स ना, बुरा भी अच्छा बन जाता है। वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, और सामने वाला कौन अच्छा है। चलो, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं कि पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है।
पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। तो ध्यान से देखो, पहले कड़बक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है, यानी कि पहले कड़बक में कवि ने अपने आत्मविश्वास के बारे में बता दिया है। एक ही आँख है, वो चेचक के कारण रूपहीन है। उनके पास एक आँख था और चेचक बीमारी हो गया था उनको, मतलब पूरे शरीर में दाने दाने जैसा घाव जैसा होता है ना, तो उससे वो रूपहीन हो गए थे। लेखक के रूप का और एक आँख न होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता है। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि दाग तो चंद्र में भी था, फिर भी वो सारा जग को प्रकाशित करता था। कहते हैं कि देखो, किसी की कमी नहीं देखनी चाहिए। चंद्रमा में दाग था, फिर भी वो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा था। त्रिशूल तो सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वो सोने का हो गया था। पानी समुद्र का खारा होता है, फिर भी वो अशुद्ध और अपार है। अतः ऐसा नहीं है कि कुछ अगुण होने से सारा गुण खत्म हो जाता है। कवि का यह आत्मविश्वास जग के लिए एक नई चेतना है। यानी कवि कहते हैं कि इंसान में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छाइयाँ है, तो कुछ बुराई से वो इंसान ज़्यादा बुरा नहीं होता यार, अच्छा ही इंसान है। ठीक है, समझने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप बताते हैं उनका आत्मविश्वास कुछ इस तरह से मजबूत था। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उसकी इस इच्छा का मर्म बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है, ध्यान से देखना। कवि कहते हैं कि यह जगत तो नश्वर है, केवल कृतियाँ ही उभर कर रह जाती हैं। यानी एक इंसान है तो मर ही जाता है, शरीर नश्वर है, जिंदा है, एक दिन मर जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन इंसान आज जो कर रहा है ना, उसको इतिहास बनाकर आगे फ्यूचर में याद किया जाएगा, तुम्हें भी पता है। तो जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर को त्याग कर देता है, किंतु उसका सुगंध धरती पर व्याप्त रहता है। एक पुष्प जैसे मुरझा जाता है, मर जाता है, फिर भी उसकी सुगंध रह जाती है। सेंट बनाकर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसकी सुगंध रहती है ना मेरे भाई। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धरती पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। अतः कभी भी अपनी कृति से अपने को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करता है। सपोज़ मान लो मैं हूँ, मैं ख़त्म, मेरी की गई कुछ चीज़ें भी याद करी जाएंगी, अगर बढ़िया रहेगी तब। तो वही चीज़ें हैं कि इंसान आज जो करता है उसी को याद आगे फ्यूचर में, भविष्य में लोग करते हैं और इंसान जानते हैं। अगला सवाल है, भाव स्पष्ट करें, और इसमें तुम्हारे एक दो सवाल हैं, है ना। देखो ध्यान से, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। यानी इसका मतलब क्या है, मैंने हिंदी अर्थ भी समझाया था। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक से ली गई हैं। एक लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि कड़बक चैप्टर को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तो वही पंक्ति से उठाया गया है। कवि इसी पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाभ यानी मंजूरिया का निकलना जरूरी है। जैसे मान लो आम का पेड़ है तो पहले मंजूरी आता है, फिर डाभ आता है, फिर ना आम फरता है, तो उसी तरह से बोलते हैं जरूरी होता है। उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती है। अगर एक इंसान में कोई दोष नहीं है तो उसमें गरिमा नहीं रहेगा। वो कहीं मतलब गरिमा होता है कि एक अपने सर्कल में ना रहेगा, बहुत बहकी बातें करेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा कि मैं हूँ जो हूँ। तो एक इंसान में गरिमा होनी चाहिए, लाज होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला, रक्त के लेई का अर्थ क्या है मेरे भाई? तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने काव्य के लेई लगाकर जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है, अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजे के खून से रचा है। तो रक्त लेई रूप का यही मतलब होता है कि लेखक बोलता है कि मैंने इस चीज़ को लिखने में ना गाढ़ी प्रीत के समान जोड़कर लिखा है, नयन जल भिगो कर रखा है और अपने रक्त के लेई से लिखा है मेरे भाई। तो मतलब अपने रक्त लेई लगाकर लिखा है, अपने कलेजे के टुकड़े से लिखा है, तो इस तरह से वो बोलते हैं। और अगला सवाल है कि मोहम्मद यदि कवि जोड़ी सुनावा, कवि यही जोड़ी शब्द प्रयोग किस अर्थ में किया गया? यानी कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो कवि ने यहाँ जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़कर किया है। यानी कवि ना, जोड़ी का मतलब जोड़कर होता है, तो जोड़कर किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं, क्या यह बताना चाहते हैं कि वह रस कथा को जोड़कर सुनाया है। जो भी वो कहानी कथा मतलब जो लिखते हैं कवि अपनी बाणी से, वो जोड़कर बताया है, और जिसमें भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी कि ये जो भी कवि लिखते थे ना, जो भी चीज़ लिखते थे, तो उससे जो भी सुनता था ना, उसको अपनी ना चीज़ें याद आने लगती थी, उसको अपना दर्द याद आने लगता था, दुख याद आने लगा था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने दुख को अनुभव करता था। और अगला सवाल है, दूसरे कड़बक का भाव संदर्भ स्पष्ट करना है। दूसरे कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं।
वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त के लेय लगाकर जोड़ा है, जुगाड़ी प्रीति के लिए नयन जल में भिगोई हुई है। अब न यो राजा रत्नसेन है, ना पद्मावत रानी है, और ना ही बुद्धिमान हुआ है कोई, और ना ही सदवचेतन और अलाउद्दीन है। इसमें आम कोई नहीं रहा, यानी कि इतने बिजोड़ इंसान थे। अब ना कि बुद्धिमान इंसान था, एक रत्नसेन था, एक पद्मावत की रानी थी, बहुत सुंदर थी। तो सब विद्वान जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, वो आज नहीं हैं, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है, यानी कि उनकी कहानियाँ रह गई हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है। अगर मान लो एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर है, पूरी दुनिया में मर जाएगी, फिर भी उसको याद रखा जाएगा, अरे एक सुंदर थी, जैसे पद्मावती रानी, ये बहुत सुंदर थी, तो इसको याद रखा जाने लगा, इसके प्रेम को याद रखा जाता है ना। तो वही बोलते हैं कि फूल जड़कर नष्ट हो जाता है, उसी तरह खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि यो भी वो दिन रहेगा जब उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रहेगी, यानी कि ये बोलते हैं कि एक पुष्प मर जाता है, उसकी सुगंध रह जाती है, तो उसी तरह से मैं मर जाऊंगा, मेरी व्याख्याएं रहेंगी। और अगला जो कि लास्ट सवाल है तुम्हारा, व्याख्या स्पष्ट करना है। घनी सो पुरुष जैसे कीर्ति जासु, फूल मरे परे नवासु, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन लो। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित कड़बक है ना, यानी कड़बक भाग 2 है, इसमें 2 स्टैंजा था, 1 और 2, तो 2 से ली गई है ना, यानी कि 2 दूसरा वाला में ये हिंदी अर्थ है, मैंने बताया आपको रहती है। ठीक उसी प्रकार एक महान व्यक्ति भी, ये क्या करे, वहाँ से लिया गया है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर को त्याग कर देता है किंतु उसका सुगंध व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार एक महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर है ना, अपनी कृति से ही अपना पहचान छोड़ जाता है। तो एक इंसान यहाँ धरती पर जन्म लेता है और अपनी कृतिया के रूप में, अपने काम के रूप में सारी चीज़ छोड़ देता है और मर जाता है। तो अगर 2-3 प्रश्न और हिंदी समझ लोगे ना, कुछ भी नहीं है। ये जो काव्य खंड बनाया गया है ना, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और एक के शब्दों से आपको प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देगा। तो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया। अगले वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, देन आपका 1 चैप्टर विल बी कंप्लीट। सो मेरे भाई याद रखना, यहाँ से बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। एक पॉइंट को मैं निचोड़ के आपको देता हूँ बेहतर तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो मेरे भाई, फोड़ना है तुम्हें।